दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्ट में यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के सीरीज में बाल विकास प्रक्रिया के अंतर्गत हम आगे आज पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दोस्तों, जेरोम ब्रूनर ने यह सिद्धांत जो दिया है वह अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे बनती है, ये पुस्तक लिखी इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने। और कब लिखी? 1960 में। 1960 के अंतर्गत इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में ये बताया कि बालक किस तरीके से अधिगम करता है और सीखता है और विकास की अवस्थाओं में किस विकास की अवस्था में क्या क्या चीज सीख लेता है। तो ये दोनों तरीके से पढ़ा जाएगा, अधिगम में भी पढ़ा जाएगा और बाल विकास में। कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत है कि अधिगम का सिद्धांत है। तो बाल विकास में किस अवस्था में सीख रहा है, किस अवस्था में सीख रहा है, तब तो ये बाल विकास का सिद्धांत है, और क्या सीख रहा है तब ये अधिगम का सिद्धांत है। तो ये दोनों में प्रयोग होगा। अब इसको इन्होंने देने के पीछे जो जीन पियाजे हैं, इस जीन पियाजे ने जो प्रारंभ में क्या दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि आपने पीछे अपने वीडियो में देख लिया है। उस सिद्धांत के आधार पर ही 3 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशीय, पुरुषंक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। लेकिन इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं। तो पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया, ब्रूनर के अनुसार, जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में क्या है, 4 अवस्थाएं कर देंगे। तो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई, ये बात आती है। तो पहली अवस्था का नाम दिया इन्होंने क्रियात्मक अवस्था। क्या नाम दिया? क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो एज है वह 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसी अवस्था को हम दूसरे नाम व्यवस्थापकीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी वर्जन में कई बार शब्द तोड़ मरोड़ के आगे पीछे आ जाते हैं। इंग्लिश वर्जन में इसको हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। ये आप अगर याद रख लेंगे तो हिंदी के शब्द आपको परेशान नहीं करेंगे। इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है? तो पहली अवस्था जिसको हम क्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं, इसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था को ही इन्होंने क्रियात्मक अवस्था कहा है। देखिए, अवस्थाओं के नाम अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्रियात्मक अवस्था कहा है तो उनकी अवस्था ही अलग हो गई। बालक की आयु जन्म के बाद में धीरे धीरे क्रम से बढ़ेगी। अब जीन पियाजे ने उसको कुछ नाम दे दिया, इन्होंने ब्रूनर ने कुछ नाम दे दिया, दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ और नाम दे दिया, तो ये अलग बात है। तो कई बार ऐसा मैच करना चाहिए हमें कि किन किन मनोवैज्ञानिकों की अवस्थाएं इस उम्र तक एक जैसी हैं, ये अपने को कैलकुलेशन करना होता है। तो क्रियात्मक अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था से मिलती जुलती है। क्या होता है इसमें दोस्तों? बालक वातावरण को क्रियाओं के माध्यम से समझना चाहता है। वातावरण यानी
आसपास में उसका जो जनजीवन है, उसके जो वस्तुएं हैं, भाषा या कोई आकार आकृति जो भी उसके आसपास पाया जा रहा है, वो सब बच्चा कहां से समझना चाहता है? क्रियाओं के माध्यम से। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से समझना चाहता है। यहां पर भाषा का महत्व नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी। पूछेगा बताओ ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में भाषा का महत्व नहीं है? तो इलेक्टिव स्टेज में भाषा का महत्व नहीं है। बालक इस समय भाषा नहीं जानता है, वह क्रिया जानता है। किसी वस्तु को पकड़ना, तोड़ना, फाड़ना, छूना, गर्म को, ठंडे को, जैसा कि संवेदी पेशी अवस्था में भी अपन देखते हैं। अतः यहां पर शब्दहीन अधिगम होता है। कैसा अधिगम होता है? शब्दहीन। जब भाषा ही नहीं जान रहा बच्चा तो शब्द को कैसे जानेगा? तो किस अवस्था में शब्दहीन अधिगम पाया जाता है? क्रियात्मक अवस्था में, अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर। अब इसमें वो क्या करेगा, कैसे सीखेगा? हाथ पैर चलाएगा, किसी वस्तु को पकड़ेगा, तोड़ेगा, किसी वस्तु को मोड़ेगा, मोड़ना, किसी वस्तु को काटना, साइकिल चलाना। हाथ पैर चलाएगा तो किसमें? साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना सीख रहा है बच्चा, छोटी छोटी साइकिलें बच्चों की मतलब। तो इस तरीके से बच्चे अपने एक्टिविटी के द्वारा हाथ पैर चलाएगा, कोई वस्तु को पकड़ेगा, गर्म लगेगी, उसको पता चलेगा ये कैसी है। तो इन चीजों में वो वातावरण को सीखता है कि कोई कौन सी चीज पकड़नी है और कौन सी चीज नहीं पकड़नी है। इस तरह से, इस प्रकार से ये जो अधिगम होता है, अब इस अधिगम को अगर हम और आगे जोड़ना चाहें तो SR अधिगम भी इसे हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया का जो अधिगम होता है, तो बालक पहले उद्दीपक को देखता है, फिर उस पर अनुक्रिया करता है। पकड़ना, साइकिल देखेगा तब उस पर चढ़ेगा, पेन देखेगा तब उससे लिखेगा। लिखने का मतलब उसको चलाएगा, चाहे लिखे कुछ भी, लाइन चलाए, गोला बनाए, लेकिन स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्रियात्मक जो अवस्था है वो किस प्रकार की है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रकार की अवस्था है। अब आप कमेंट में बताइए मुझे SR सिद्धांत सीखने का किसने दिया है? आप कमेंट में लिखना, मैं उन कमेंटों को देखूंगा किसने क्या क्या बताया है। नेक्स्ट, पर्यावरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो बालक यहाँ पर सारा जो ज्ञान है वो वातावरण या पर्यावरण के माध्यम से प्राप्त करता है ज्ञान, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। तो ये थी पहली अवस्था जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बच्चा बड़ा होता है, 2 साल से ज्यादा का हो जाता है। तो इस प्रकार का बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा आपका 2 से अधिक वर्ष का हो जाता है और 12 वर्ष तक की अवस्था में इस अवस्था को हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। तो दूसरी अवस्था ब्रूनर के अनुसार क्या कहलाती है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहलाती है। इसे हम मूर्ता अवस्था भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। अंग्रेजी का नाम याद रखेंगे, आइकॉनिक स्टेज। तो आइकॉनिक स्टेज के अंतर्गत क्या विशेषता पाई जाती है देखते हैं। क्योंकि देखिए इसमें मानसिक प्रतिबिंब बनना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जो है वो कोई भी चीज देखेगा तो उसके दिमाग में किसी वस्तु का मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। हमने कहा बच्चे के सामने हम बोल रहे हैं बोतल, तो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ऐसा जो आकार है वो क्या हो जाता है? बोतल हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक प्रतिबिंब, परछाई, एक मूर्ति हर बात की। हम जब भी कोई शब्द बोलते हैं, कोई वस्तु के बारे में बोलते हैं, पेन तो पेन का प्रतिबिंब बन गया, बोतल तो बोतल का प्रतिबिंब बन गया। तो बच्चा इस स्टेज में किसके द्वारा सीखता है? मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर। इसलिए इसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था
कहते हैं। और ये आयु क्या है? 2 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि साहब जीन पियाजे ने तो इसमें 2 अवस्थाएं नहीं रखी, तो ये 2 अवस्थाओं का सम्मिलन है। जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दोनों का समागम ब्रूनर ने किस अवस्था में किया है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। तभी तो ये 3 अवस्थाएं बता रहा है और पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। चले आगे। तो प्रतिबिंब के माध्यम से बालक या प्राणी के अंदर सूचनाएं पहुंचती हैं। बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। कैसी स्मृति? दृश्य स्मृति। बच्चों, यहां दृश्य स्मृति का अर्थ क्या है? जो चीज देखी हुई है उसे याद रखने की क्षमता। बोतल बच्चे की देखी हुई है तो बोतल को याद रखने की क्षमता। पेन बच्चे का देखा हुआ है, पेन को याद रखने की क्षमता। लेकिन आप यदि कोई चीज वस्तु के ऐसी वस्तु के बारे में बोलेंगे जो बच्चे ने नहीं देखी है तो उसको वह याद नहीं रखेगा। इसलिए याद करो, बच्चे को, छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है तो उनके लिए क्या दिखाए जाते हैं? चित्र दिखाए जाते हैं। एबीसीडी पढ़ाई जाती है तो प्लास्टिक के कुछ एबीसीडी के आइकन दिखाए जाते हैं, या कोई भी वस्तु पढ़ाई, शेर के बारे में लॉयन पढ़ाते हैं तो लॉयन का चित्र बताया जाता है। इसलिए क्योंकि बच्चे में दृश्य स्मृति का अर्थ है देखी हुई चीजों को स्मरण में रखना। यही साइकोलॉजी है। शब्दों को अगर आप समझ लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। समझे? तो दृश्य स्मृति बच्चे में कब विकसित होती है? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। ये अपने को विशेष याद रखना है किसके अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 2 से 12 वर्ष आंसर देंगे, मूर्तावस्था। ठीक है, और इसी में अगर वो जीन पियाजे पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? मूर्त अवस्था। और मूर्त अवस्था की आयु क्या बताई है उन्होंने? 7 से 12 वर्ष। ठीक है, आगे चले। तो इस प्रकार से दृश्य स्मृति बालक में क्या हो जाती है? विकसित, डेवलपमेंट हो जाती है। बालक को जो भी ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, हम बच्चे को पढ़ाते हैं ए से लेके जेड तक, तो जो भी ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है वो एक आकार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी एक कहीं ना कहीं हमने मूर्ति बना दी। ए की मूर्ति ऐसी है, बी की ऐसी है। ठीक है, तो मूर्ति के रूप में हर चीज को, आकार के रूप में वह सीखता है। बालक चमक, एकदम से कोई चीज की चमक होती हो, बिजली कड़कती हो, लाइटिंग होती हो, कभी भी देखना ऐसे इस अवस्था के जो बच्चे हैं वो लाइटिंग के प्रति बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, देखना पसंद करते हैं चमक से। तो बालक चमक, अलग प्रकार का कोई शोर हो रहा हो। शोर का मतलब यहाँ ध्वनि से है। ध्वनि का मतलब कोई गाजे बाजे, किसी प्रकार की कोई संगीत में प्रक्रिया चल रही है, कोई गति, अचानक से कोई गाड़ी आई, मोटर गाड़ी आई, तेजी से निकली, रेलगाड़ी जा रही है, तो देखना बच्चे इस अवस्था में ऐसी वस्तुओं पर बड़ा ध्यान देते हैं। आपके घरों में भी आप देखते होंगे बच्चे जब मोबाइल में देखते हैं खेल खिलौने तो उसमें चलती हुई गाड़ियों के खेल ज्यादा देखते हैं। वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि इन चीजों के प्रति वो क्या होते हैं? ज्यादा आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो उनके सामने है। वो चित्र तो दिख रहा है ना उसका, रेलगाड़ी का, बस का, ट्रक का, ट्रैक्टर का चित्र दिख रहा है, तो उसके दिमाग में क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस अवस्था को हम किससे जोड़ सकते हैं? जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जोड़ सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से समानता रखता है। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्टवादी भी क्या कहते हैं? जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कोई व्यक्ति प्राणी करता है तो उसके दिमाग में अचानक सूझ होती है।
वो सारे वातावरण का अपने का पहले ध्यान करता है, देखता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। तो प्रत्यक्षीकरण करता है तो वस्तु उसके सामने है, वस्तु उसके सामने, तब वो सोचेगा अब इसका क्या बनाना है। तो पहले बच्चे के सामने भी कोई ना कोई वस्तु है, तब वो उस पर जवाब देगा कि ये क्या है। हमने पूछा ये क्या है, तो ये बच्चे के सामने है, उपस्थित है, तब वो जवाब देगा कि ये पेन है। तो यह किससे, गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से भी समानता रखता है। दो अवस्थाएं हुई आपकी जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है, और पीछे से हम काफी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उनको सीरियल से देखें। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके क्रम से जो नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक वीडियो के ऊपर मैंने नंबर डाले हैं आपकी सुविधा के लिए, कि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगी कौन किसके पहले और कौन किसके बाद में है। बड़ा साइकोलॉजी लगा करके आपको मैटर बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, चित्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सुविधा के लिए है। तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लॉकडाउन खुल चुका है, तो अनलॉक फर्स्ट में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ और अनलॉक करेंगे अपने मोबाइल को शेयर करने के लिए। जल्दी से ही आपकी और कक्षाएं, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। नहीं भी होंगी तो हम अपने वाईफाई एक्वे पर बने हुए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे लेते हैं ब्रूनर के अनुसार तीसरी अवस्था। दोस्तों तीसरी अवस्था का नाम है संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था अर्थात किसी चीज को संकेत में समझना, या इसी को कह सकते हैं प्रतीकात्मक अवस्था, और इंग्लिश वर्जन में हो जाएगा सिंबॉलिक। दोस्तों यहां याद रखना ये आइकॉनिक और ये सिंबॉलिक, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज 12 वर्ष के बाद में, अर्थात अब बच्चा, अब जो स्टूडेंट है इस अवस्था का या बालक है, वह हर चीज को किस में समझने लगता है, सिंबल में। जैसे आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं, रेड लाइट हुई तो रेड लाइट का सिंबल आप जानते हैं क्या है, खतरा। लेकिन इस बच्चे को हम कहें तो वो शायद उसका मतलब नहीं समझेगा। लाल बत्ती जल रही है, वो तो केवल क्या करेगा इस समय, या चमक से प्रभावित होगा, ओ रेड लाइट अच्छी। तो यहां पर सिंबॉलिक का मतलब है उसका अर्थ समझना, सिंबल का अर्थ समझना। कहीं तीर का चिन्ह लगाया तो उसका क्या अर्थ है, और दूसरे बहुत सारे सिंबल हमारे हो सकते हैं। इसलिए इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में तर्क, भाई रेड चिन्ह का प्रयोग कहां कैसा होगा। अब हर जगह रेड बना हुआ है तो वो खतरा तो नहीं है। रेड चिन्ह का प्रयोग तो रेड निशान, लाल निशान जो है वो कई जगह आपको दूसरी जगह भी मिल सकता है, तो कलर का भी प्रयोग हम करते हैं, लेकिन किस जगह किसका प्रयोग है, इसलिए उसमें तर्क और भाषा, गणित आदि का विकास हो जाता है या सीख लेता है। अब इतनी सारी चीजें सीखने के बाद बालक पहले जो क्रिया कर रहा था, यहां क्रिया के द्वारा सीख रहा था, दूसरी अवस्था में प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीख रहा था, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीख रहा था, देख करके। इन चीजों का जो स्थान है सीखने में, वो कौन ले लेता है, संकेत प्रणाली ले लेता है। इसका प्रतिस्थापन सीखने में कहां हो जाता है, संकेत प्रणाली में हो जाता है। प्रश्न ऐसे होगा, किस अवस्था में क्रिया प्रत्यक्षीकरण का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली में हो जाता है, क्रियात्मक अवस्था में, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, या संकेतात्मक अवस्था में। तो आप इजी गोइंग में पढ़ें, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर प्रतिस्थापन किसमें हो जाता है, संकेत प्रणाली में हो जाता है। और इस संकेत प्रणाली के द्वारा व्यक्ति के जो जटिल अनुभव होते हैं, कठोर अनुभव, नई नई चीजें जो बालक आप सीख रहे हैं, इतने सारे सिद्धांत सीख रहे हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, तो कितना सारा मैटर अपन देख रहे हैं। इन सबको हम सूत्र रूप में, सूत्र यानी छोटे फॉर्मेट में याद रखने का
प्रयास करते हैं और संकेतों के द्वारा, इन संकेतों से जो हमने सूचनाएं प्राप्त की उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, उनका संकलन करने के बाद संकेतों के द्वारा, संकेत में आपने कोई, जैसे हमने आपको बताया इनएक्टिव स्टेज, उसके बाद बताया आइकॉनिक, उसके बाद बताया सिंबॉलिक। अब आपने इसका क्या बना लिया, क्या बना लिया, EIC, EIS, ये सिंबल बना लिया EIS, ये लो सिंबल बन गया ब्रूनर का EIS। अब आप इसका सूचनाएं आपको इकट्ठी हो गई, क्या इकट्ठी हो गई, ई का मतलब इनएक्टिव, आई का मतलब हो गया आपका आइकॉनिक और एस का मतलब हो गया सिंबॉलिक। तो ये आपकी सूचनाएं क्या हो गई, संकलित हो गई। अब इसका आप विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण क्या कर रहे हो कि ई का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, एस का अर्थ क्या है। तो सूचनाओं का संकलन करना और उनका विश्लेषण करने के द्वारा फिर आप क्या करते हैं, पूर्व कथन और परिकल्पनाएं बना सकते हैं। तो इस अवस्था में मोस्टली क्या होता है, बालक सूत्र के रूप में चीजें सीखने लगता है और संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करने के बाद वह पूर्व कथन कर सकता है। ये अच्छा शब्द है, बालक पूर्व कथन करना कब सीखता है, ध्यान रखना। पूर्व कथन का मतलब है भविष्यवाणी, समझ गए कि भविष्यवाणी तुम पास नहीं हो सकते, वो होता है पूर्व कथन। परिकल्पना, ऐसा हो सकता है कि प्रश्न ऐसा आ जाए, ये सोचना, हाइपोथेटिकल। तो ये हाइपोथेटिकल और प्री स्टेटमेंट कब करना सीखता है बालक, संकेतात्मक अवस्था में, संकेतों के माध्यम से, ठीक है। और इसका हम यदि आकलन करते हैं तो जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से ले सकते हैं। इसका अगर हम समागम देखें तो किस अवस्था से जाकर के मिलान हो रहा है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से मिलान होता है। अब इसके बाद में बात यह आती है, क्या अब बालक जब बड़ा होता जाता है तो क्या अब व्यक्ति ने, जैसे हम और आप हैं, क्या हमने ये क्रिया करना छोड़ दिया, क्या हमने ये क्रिया करना छोड़ दिया? अब केवल हम शब्दों के द्वारा और भाषा के द्वारा ही सीखते हैं, सिंबल के द्वारा सीखते हैं? तो इसका आंसर होगा कि बालक यानी व्यक्ति, अब इस समय प्रौढ़ व्यक्ति और किशोर बालक, इन तीनों का ही प्रयोग करता है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसका करता है, संकेतात्मक अवस्था का। ऐसा नहीं है कि अब हमको कोई गर्म लगाए तो हम उसको नहीं अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ जाएगा साहब, तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति संकेतात्मक अवस्था में भी क्रियात्मक अवस्था अर्थात क्रियाओं के द्वारा और प्रतिबिंबों के द्वारा सीखता है या उपयोग करता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आगे बने रहिए। और मैसेज आप लोगों के लिए और दे रहा हूं मैं, 2 जून 2020 मंगलवार दोपहर 1 बजे राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आ रहा हूं वाईफाई एक्मे पर लाइव। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप सुनने का एक आनंद उठा पाएंगे। तो 1 बजे तैयार रहें, बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।